नमस्कार साथियों, चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है आत्मकथा के तत्वों के आधार पे मुर्धैया जो आत्मकथा है लेखक तुलसीराम की, उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि मुर्धैया आत्मकथा की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक ही बनेगा, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। बहुत ही बेहतर नोट्स आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पीडीएफ को भी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुर्धैया आत्मकथा के संदर्भ में मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आत्मकथा के आधार पे आत्मकथाकार तुलसीराम जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर चर्चा की है, बहुत ही बेहतर नोट्स के साथ में। और मुर्धैया आत्मकथा से संबंधित मैं अभी एक दो वीडियोस और लाने वाली हूँ, जिससे कि आपकी जो मुर्धैया आत्मकथा है वो पूरी तरह से कवर अप हो जाए, यानी आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना, ताकि आप से एग्जाम में जैसा भी कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुर्धैया आत्मकथा से, आप बहुत इजीली आंसर फॉर्म कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भारतीय दलित साहित्य में आत्मकथा जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण विधा बनकर उभरी हुई है, जो न केवल व्यक्ति विशेष के जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, बल्कि पूरे दलित समुदाय के अनुभवों, पीड़ाओं और संघर्षों को सामने लाती है। इसी कारण दलित आत्मकथा मुर्धैया एक आत्मकथा होते हुए भी संपूर्ण दलित चेतना का, या फिर कह लीजिए दलित जीवन का दस्तावेज बन जाती है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्धैया इस दिशा में एक मील का पत्थर मानी जाती है। यह आत्मकथा उनके जीवन के प्रत्येक चरण का चित्रण करती है। प्रत्येक चरण यानी कि उनके बचपन से लेकर जो उनकी 12वीं तक की परीक्षा थी, तो उन सब का चित्रण, जितने विभिन्न पड़ाव आए जीवन के, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे मतलब जातिगत संघर्ष के साथ साथ शारीरिक रूप से भी उन्हें शोषित किया जाता था, मानसिक रूप से भी उन्होंने प्रताड़नाएं झेली, तो इन सब का चित्रण वो अपने इस आत्मकथा में करते चलते हैं। तो चलिए अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं तत्वों के आधार पे। तो सबसे पहला तत्व आता है आत्मकथा का प्रामाणिकता और तथ्यपरकता, यानी ये आत्मकथा किस हद तक प्रामाणिक है और तथ्यों को किस तरह से पारखी नज़र के साथ में, पारखी दृष्टि के साथ में आत्मकथाकार ने पेश किया है। तो ये है आत्मकथा का पहला मुख्य तत्व। तो इस पर बात कर लेते हैं। प्राथमिकता किसी भी आत्मकथा की आत्मा होती है, और मुर्धैया इस कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती है। कैसे? लेखक तुलसीराम ने अपने जीवन की सभी घटनाओं, अनुभवों और संघर्षों को किसी बनावट या अलंकरण के, यानी बिना किसी दिखावटीपन के या बिना किसी, कह लीजिए कुछ लोग होते हैं मिर्च मसाला लगा के चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुर्धैया आत्मकथा में यथार्थपरकता के साथ में जो है तुलसीराम जी ने अपने जीवन के संघर्षों को पाठक के समक्ष रखा है, जस का तस। आत्मकथा की भूमिका से ही आत्मकथा के शीर्षक मुर्धैया की प्रामाणिकता सत्यापित हो जाती है। भूमिका में लिखा हुआ भी है, आप जाकर चेक करेंगे तो आपको ये एज इट इज़ लिखा मिलेगा भी, कि मुर्धैया हमारे गांव धर्मपुर, जो कि लेखक का गांव है, कि बहुउद्देशीय कार्यस्थली थी। भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्धैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्धैया समेट लेती थी। लेखक ने ग्रामीण परिवेश की समस्याओं और घटनाओं को उजागर किया है, साथ ही साथ किस वर्ष कौन सी घटना घटी है, तथ्यों का चित्रण पारखी दृष्टि से लेखक तुलसीराम ने किया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 1957 का गदर, या फिर भारत में दूसरे आम चुनाव, जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियाँ और मृत्यु आदि के बारे में चित्रण करते चलते हैं तिथियों के साथ में। तो आगे बढ़ें तो बात करें आत्मपरकता और यथार्थपरक व्यक्तिगत अनुभवों का चित्रण मुर्धैया आत्मकथा में मिलता है, जो कि उसकी प्रामाणिकता को भी सिद्ध करता है और साथ ही साथ जीवंत बनाता है आत्मकथा को। तो मुर्धैया तुलसीराम के बचपन या उनके जन्म से पूर्व शुरू होती है। ये भी बताया जाता है कि उनका जन्म कितनी मिन्नतों के पश्चात हुआ था। एक ऐसा बचपन जिसमें अभाव, शारीरिक और जातिगत अपमान और शिक्षा के लिए संघर्ष आदि रहा। लेखक ने अपने प्रति परिवारजनों का व्यवहार, गांव का वातावरण, जातिवादी सोच और तिरस्कार को आत्मसात करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या की है।
यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण मैंने एज इट इज मुर्धैया आत्मकथा से ही उठाकर यहाँ पर संकलित कर दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़े तो लेखक जीवन की घटनाओं का आत्मविश्लेषण और मनोमंथन करते चलते हैं। डॉक्टर तुलसीराम ने जीवन की कई घटनाओं, जैसे स्कूल की उनकी क्या अवस्था थी, सवर्ण छात्र उन्हें तंग भी करते थे, कुछ सवर्ण छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी मदद भी की थी जीवन के विभिन्न पड़ावों में, तो उनका वो कृतज्ञतापूर्ण, जो कह सकते हैं आप, धन्यवाद अर्पित करते चलते हैं आत्मकथा में विभिन्न स्थानों पर। तो किस तरह से उन्हें परिवार के लोग ही, जैसे नग्गर चाचा थे और उनके बेटे थे, वो उन्हें कनवा कनवा कहकर तंग करते थे, तो इससे जो आत्मकथाकार तुलसीराम जी को किस तरह से मानसिक रूप से गहरी चोट पहुंचती थी, पीड़ा पहुंचती थी, इन सब चीज़ों का चित्रण तुलसीराम जी ने किया है पाठक के साथ में साझा। घटनाओं का चयन और क्रमबद्धता और विकास। अब घटनाओं का चयन, जैसे आत्मकथाकार है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, तो आपके पास स्वतंत्र चुनाव है, स्वतंत्र हैं आप इस चीज़ को लेके कि आप अपने जीवन के किन प्रसंगों को, किन घटनाओं को अपनी आत्मकथा में उतारना चाहते हैं, पाठक के समक्ष लाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी घटनाओं के चुनाव का जो चित्रण आप करेंगे आत्मकथा में, उससे जो पाठक है आपको देखेगा, समझेगा कि आपका जीवन कैसा रहा। तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है आत्मकथाकार अपनी जीवन की घटनाओं का चयन करने के लिए। लेकिन जो तुलसीराम जी हैं वो किसी चीज़ को छिपाते नहीं हैं, वो एज इट इज़ चीज़ों को सामने रख देते हैं। अगर कोई घटना ऐसी भी है जहाँ उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं कि उनकी इमेज क्या पड़ेगी पाठक के समक्ष, क्या बनेगी, जैसे कि उन्होंने अपने पिता पर एक बार तमाचा जड़ा था क्योंकि उनके पिता उनकी माता को बहुत शारीरिक हिंसा देते थे, इसके चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा था। तो इस चीज़ को अगर तुलसीराम जी चाहते तो छिपा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को भी, इस प्रसंग को भी, इस घटना को भी आत्मकथा में उल्लिखित किया। तो ये जो है आत्मकथा मुर्धैया इसीलिए अधिक जीवंत और यथार्थपरकता लिए हो जाती है। तो मुर्धैया एक सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार आगे बढ़ती है। आत्मकथा का आरंभ लेखक के बचपन यानी 1949 से होता है और धीरे धीरे उनका शैक्षणिक संघर्ष, सामाजिक चेतना और आत्म साक्षात्कार सामने आता है। घटनाओं का चयन भी किसी आत्मकथा का मुख्य तत्व है, इस पर मैंने आपको बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तुलसीराम जी जीवन अनुभवों और तथ्यों को एक क्रम से लिखते हैं। ये जो क्रमबद्धता होती है, ये भी आत्मकथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आप कहीं पे कुछ बता रहे हैं, कहीं पे कुछ बता रहे हैं। हालांकि आत्मकथा में पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भटकाव नहीं होना चाहिए कि पाठक पढ़े तो वो तथ्यों को समेट ही ना पाए, कहीं कुछ बता दिया, कहीं कुछ बता दिया। लेकिन मुर्धैया आत्मकथा क्रमबद्धता की कसौटी पर एकदम खरी उतरती है और पाठक सभी घटनाओं को समझता चलता है और समेटता हुआ चलता है। तो तुलसीराम जी बचपन का चित्रण करते हैं, फिर ग्रामीण परिवेश और सामाजिक स्थिति बताते हैं, फिर विद्यालय का जीवन बताते हैं, उनकी जो स्कूली शिक्षा है, 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात आजमगढ़ का जीवन कैसा रहा। तो एक क्रमबद्धता दिखाई देती है मुर्धैया आत्मकथा में। आगे बढ़े तो सामाजिक संदर्भ और ग्रामीण परिवेश पर आते हैं। जो चीज़ें मैं कुछ एक पैराग्राफ छोड़ दे रही हूँ वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रही हूँ, इसलिए मैं पढ़ने की उनकी ज़रूरत नहीं समझ रही हूँ। हालांकि आप चाहें तो इन्हें वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं। तो चौथा आता है तत्व सामाजिक संदर्भ और ग्रामीण परिवेश। तो मुर्धैया ग्रामीण परिवेश का बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं आंचलिकता दिखाई देती है मुर्धैया आत्मकथा में। आप जब इसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाएं याद आने लगेंगी। पढ़ती परिकथा हो या फिर मैला आंचल हो, आपको ज़रूर, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, उनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, तो आपको एक बार ऐसा ज़रूर महसूस होगा। तो मुर्धैया आत्मकथा होते हुए भी समाज शास्त्रीय दस्तावेज जैसी प्रतीत होती है। इसमें तुलसीराम ने न केवल अपने जीवन की घटनाओं को लिखा है, बल्कि उसके पीछे छिपे सामाजिक ढांचे और अंधविश्वास को भी तुलसीराम जी ने उजागर किया है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक प्रसंग संकलित किया है जो कि उनके चौधरी चाचा की मृत्यु के बारे में है। किस तरह से अंधविश्वासों के चलते चौधरी चाचा का इलाज सही से नहीं कराया जाता है, जिसके चलते उनकी अंततः मृत्यु हो जाती है। और लेखक के संदर्भ में भी एक प्रसंग उन्होंने स्वयं भी जिक्र किया है इसका, कि किस तरह से चेचक का इलाज उन्हें समय से नहीं मिल पाया और
उन्होंने अपनी बाईं आँख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए गंवा दी थी। तो लेखक के ग्रामीण परिवेश का चित्रण मोज़ाइक की भांति आत्मकथा में दिखाई देता है, यानी चारों तरफ फैला हुआ है। इसके चलते आत्मकथा में आंचलिकता का पुट दिखाई देता है। लेखक ने ग्रामीण शब्दावली का भी प्रयोग किया है, जैसे यहाँ पर आया है भैंसौर यानी कि भैंस बांधने का स्थान, बरदौल यानी कि बैल बांधने का स्थान। ऐसे ही कई एक शब्दावली जो शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपने पढ़ा होगा तो आपने भी ये चीज़ें नोट की होंगी। आगे बढ़े तो लेखक ने ग्रामीण परिवेश के कुछ लोक पात्र जो आत्मकथा को जीवंतता प्रदान कर रहे हैं उनका भी चित्रण किया है, जैसे बंकिया डोम जो घूम घूम कर विभिन्न गाँवों में जा जाकर अपनी जो ढोल है उसकी वो बजाता रहता है, और हिंगौरा जो हींग बेचने आता है साल भर में एक बार और कहता है हींग का पैसा खर्रा कर, ऐसे करके जो बकाया हिसाब है वो चुकता करता है और हींग कई लोगों को बेचता हुआ साल में एक ही बार उसका आना होता है, जिससे लोगों का जो बच्चे हैं काफ़ी मनोरंजन होता है। जोगी बाबा का चित्रण किया है जो कि सिर्फ पद्य में ही बात करते हैं, यानी कि कविता गाकर ही हमेशा बात करते हैं, वो गद्य शैली में बात ही नहीं करते हैं। नटनिया का चित्रण किया है, आदि आदि परिवारी जनों का भी चित्रण यहाँ पर किया है, जैसे कि नग्गर चाचा हो गए या फिर उनके अन्य चाचा भी हो गए। जैदी चाचा का चित्रण किया है। और बात करें चौधरी चाचा, किस तरह से उनकी 12 गाँव में न्यायप्रियता फेमस थी, तो इस बारे में भी लेखक बताते चलते हैं। अगला आता है तत्व भाषा शैली और चरित्र चित्रण के बारे में। हालांकि चरित्र चित्रण तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी। लेखक तुलसीराम ने आत्मकथा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन बीच बीच में ग्रामीण शैली के या फिर कह सकते हैं देशज शब्द दिखाई देते हैं। लेखक ने आम जनमानस की बोली, देशज भाषा के शब्दों तथा ग्रामीण परिवेश की शब्दावली का प्रयोग अंत तक किया है, किंतु प्रत्येक शब्द को पाठक के समक्ष परिभाषित करते हुए चलते हैं, जिससे कि पाठक जो है आत्मकथा को समझते चले, ना कि कोई पक्ष जो आत्मकथा का है उसे समझ ही नहीं आ रहा है शब्दावली की वजह से। इसलिए लेखक की आप ये एक अनूठी वो कह लीजिए कि वो पाठक को चीज़ों को समझाते चलते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है किन किन चीज़ों को किस किस तरह से समझाया है। जैसे डांगर क्या होता है ये भी उन्होंने बताया कि पशुओं का मांस होता है, हिंगौरा हींग बेचने वाले को कहते हैं, और छेदवा डब्बल या विस्टोरिया जो सिक्कों का नाम हुआ करता था उस बारे में भी लेखक बताते चलते हैं। अब आगे बढ़े तो किसी भी रचना या आत्मकथा की शैली पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि शैली अगर पारदर्शी नहीं होगी यानी पाठक को समझ ही नहीं आएगी तो वो आत्मकथा सार्थक सिद्ध नहीं होगी, वो आत्मकथा कह लीजिए साहित्यिक दृष्टि से खरी नहीं उतरेगी। तो इसलिए पारदर्शी होना शैली का बहुत जरूरी है। अब आत्मकथा में बोधगम्यता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, शब्दाडंबर समृद्ध होनी चाहिए और चित्रात्मकता भी होनी चाहिए। इन सभी पैमानों पर लेखक तुलसीराम जी की मुर्धया आत्मकथा खरी उतरती है। इसकी भाषा में विषय अनुकूलता है, पात्र अनुकूलता है, जैसे पात्र हैं वैसी उनकी भाषा है, जैसा कि मैंने नीचे उदाहरण भी दे दिए हैं। भावानुकूलता का समग्र परिचय इस आत्मकथा में मिलता है। जैसे कि डाकिया जो है, डाकिया थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो उसकी भाषा थोड़ी सी सुगठित दिखाई दे रही है कि सुभगिया कौन है, चिट्ठी आई है। नग्गर चाचा गांव के हैं, गांव परिवेश में रह रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी भाषा कुछ गांव की शैली लिए हुए है। वैसे ही हिंगौरा की भाषा या नटनिया की भाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष पे। तो लेखक तुलसीराम ने की आत्मकथा न केवल आत्मकथा के सभी तत्वों को समेटे हुए है, बल्कि दलित साहित्य में एक नई चेतना का भी संचार करती हुई नजर आ रही है। आत्मकथा में इनकी भाषा भी पारदर्शी है और नजरिया भी, यानी तथ्यों और घटनाओं को देखने का नजरिया भी एक साहित्यकार का पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि इसका परिचय आपको मैं बताऊं एक दो प्रसंग जिनसे आपको मिल जाता होगा कि लेखक जो है अगर इनकी किसी ने मदद की है तो उसको बड़े तहे दिल से शुक्रिया कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि कुछ सवर्ण छात्र इन्हें तंग करते थे तो उसका तो इन्होंने चित्रण किया ही है, लेकिन कभी नकारात्मक दृष्टि इनकी नहीं दिखाई दी है। और वैसे ही संकटा सिंह हो गए या चिंतामणि सिंह हो गए जो सवर्ण क्षत्रिय छात्र ही थे, लेकिन उन्होंने इनकी मदद की थी तुलसीराम की, तो धन्यवाद ज्ञापित तुलसीराम जी ने किया है। तो आगे बढ़ें। आत्मकथा में भावुक प्रलाप बिल्कुल भी नहीं है, सहानुभूति पाने की
चेष्टा से तुलसी राम जी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत बिल्कुल नहीं करते हैं। ये एज इट इज़ चीज़ों को पाठक के समक्ष रख देते हैं और निर्णय पाठक पर छोड़ देते हैं कि वो जिस तरह से पाठक चाहे उस तरह से घटनाओं को आत्मसात करे। आगे बढ़े तो आत्मकथा में आत्मचिंतन है और आत्म अभिव्यक्ति है, निष्पक्षता है, तटस्थता, संवेदनशीलता, लोक जीवन का खुला चित्रण है और यथार्थपरकता संपूर्ण आत्मकथा में विद्यमान है। लेखक ने घटनाओं और तथ्यों को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से एक क्रमबद्धता के साथ में चित्रित किया है। मुर्दैया आत्मकथा की परंपरागत सीमाओं को लांघते हुए एक सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज इन्हीं सभी तथ्यों के चलते या फिर तत्वों के चलते बन जाती है। तो यहाँ पर वीडियो एंड होता है। मैंने आपको बहुत ही विस्तार से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी अभी भी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। और इस PDF का अगर आपको लिंक चाहिए है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको समय से इस PDF को प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आप को किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पर समय समय पर मिलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।